मैं समझता था कि समुद्र में सर्वाइवल ऐसा होगा, लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और निकला। पिछली कहानी से आगे मैंने दोबारा मछली पकड़ने वाला जाल समुद्र में डाल दिया। कुछ देर बाद जब जाल खींचकर बाहर निकाला तो उसमें ढेर सारी जिंदा समुद्री मछलियां थीं, लेकिन ट्रेजर चेस्ट का कहीं कोई निशान नहीं था। मैंने जाल को 2 बार अच्छी तरह देखा, फिर आंखें बंद करके अपनी टैलेंट का इस्तेमाल किया और पानी के अंदर ध्यान से सुनने लगा। ट्रेजर चेस्ट अभी भी समुद्र की गहराई में बिल्कुल उसी जगह पड़ा था। लगता था कि जाल इतनी गहराई तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मैंने हार नहीं मानी और 3-4 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ मछलियां ही मिली। आखिरकार मैंने गोल्डन फिशिंग रॉड निकाली और कांटा सीधे पानी में डाल दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कांटा अचानक जोर से नीचे खिंच गया। पानी के अंदर जो भी था वह न तो भाग रहा था और न ही ज्यादा संघर्ष कर रहा था, इसलिए मैं उसे आसानी से ऊपर खींचता रहा। कुछ मिनट बाद मेरे सामने एक चमकता हुआ गोल्डन ट्रेजर चेस्ट पानी पर तैरता हुआ आ गया। मैंने तुरंत उसे खोला। अंदर 2 चीजें थीं, एक बेहद खूबसूरत सनी डॉल और एक हल्के हरे रंग का पत्थर। सिस्टम ने बताया कि सनी डॉल अगले 3 दिनों में किसी भी समय के मौसम की भविष्यवाणी कर सकती है और टॉर्नेडो, थंडरस्टॉर्म जैसी खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी दे सकती है। यानी अब मेरे पास एक ऐसा सामान था जो हमेशा सटीक वेदर फोरकास्ट दे सकता था। इसके बाद मैंने उस हल्के हरे पत्थर को उठाया। यह भी उसी सीरीज का एक खास खजाना था, वुडस्टोन। इसे जमीन में लगाने के बाद पौधों की ग्रोथ स्पीड काफी बढ़ जाती थी। मैं वैसे भी अपने सारे सीड्स बोने वाला था और तभी ग्रोथ को तेज करने वाला यह खजाना मिल गया। इससे बेहतर मौका और क्या होता। मुझे अब अंदाजा होने लगा था कि कूलिंग वाटर स्टोन और वुडस्टोन एक ही सीरीज के स्पेशल आइटम्स हैं। अगर मैं इन सभी को इकट्ठा कर पाया तो शायद कोई स्पेशल इफेक्ट भी अनलॉक हो सकता है। मैंने ज्यादा सोचे बिना वुडस्टोन को अपने पैरों के पास की मिट्टी में दबा दिया। देखते ही देखते उसकी हल्की हरी रोशनी पानी की लहरों की तरह फैलकर पूरे आइलैंड में फैल गई। इसके बाद मैंने लिटिल टर्टल की पीठ थपथपाई और कहा, चलो अगले स्थान पर। अचानक लिटिल टर्टल की स्पीड कई गुना बढ़ गई और मैं लगभग नीचे गिरते गिरते बचा। लिटिल टर्टल ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह लगातार एक दिशा में तेजी से बढ़ रहा था, जैसे उसे वहां कोई बेहद कीमती चीज दिखाई दे रही हो। मैंने दूर समुद्र की तरफ देखा, लेकिन वहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर भी मेरी उत्सुकता बढ़ गई। अभी न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड चल रहा था, इसलिए मुझे किसी जानलेवा खतरे की ज्यादा चिंता नहीं थी। लिटिल टर्टल सामान्य से 2 गुनी स्पीड पर भाग रहा था, जैसे उसे डर हो कि देर हुई तो कोई दूसरा वहां पहुंचकर खजाना ले जाएगा। रास्ते में मैंने पहले इकट्ठा किए गए 5 तरह के क्रॉप सीड्स निकाले और जमीन में गड्ढे खोदकर उन्हें बोना शुरू कर दिया। लेकिन वुडस्टोन और अर्थ स्पिरिट पर्ल के डबल बफ का असर देखते ही बन रहा था। आधे घंटे के अंदर ही मिट्टी से हरे हरे अंकुर निकल आए और पौधे इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि उन्हें अपनी आंखों से बढ़ते हुए देखा जा सकता था। खेती का काम खत्म करने के बाद मैंने क्राफ्टिंग पैनल खोला और एक बीबीक्यू ग्रिल बनाया। फिर डिकम्पोजिशन स्किल की मदद से ताजी मछली को साफ करके ग्रिल पर रख दिया। मेरा फायदा यह था कि डिकम्पोजिशन स्किल से मछली पूरी तरह साफ और सही हालत में मिलती थी, न अंदरूनी हिस्से न स्केल्स। बीबीक्यू ग्रिल पर मछली धीरे धीरे सिकने लगी और उसकी खुशबू देखकर ही भूख लगने लगी। ज्यादातर लोगों को मछली साफ करना तक नहीं आता था, वे खुद बनाते तो कभी जला देते और कभी कच्ची छोड़ देते। इसलिए मेरी ग्रिल्ड फिश की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोग मुझे लगातार मैसेज करके जल्दी से जल्दी और मछली पकाने के लिए कहने लगे। और सबसे खास बात यह थी कि इस बीबीक्यू ग्रिल को जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं थी, इसका फ्यूल गोल्डन बॉक्स था। कुछ समय बाद लिटिल टर्टल मुझे एक बेहद विशाल समुद्री जीव के पास ले आया। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसके सामने अभी अभी अपग्रेड हुआ लिटिल टर्टल भी एक छोटे से पत्थर जैसा दिखाई दे रहा था। लिटिल टर्टल ने कहा, वह जाइंट वेल मरने वाला है और उसके शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। मैंने उस विशाल जीव को देखा और मन ही मन शुक्र मनाया कि मुझे बड़े जीवों से डर नहीं लगता। मेरे इतने छोटे शरीर से तो शायद उसकी त्वचा भी नहीं चलती और मैं उसका सामान निकालने की सोच रहा था। तभी लिटिल टर्टल ने कहा, मास्टर, आपके पास डिकम्पोजिशन स्किल और कलेक्शन स्किल है ना? उनका इस्तेमाल करके सारी एनर्जी इकट्ठा की जा सकती है। मैंने तुरंत अपना माथा पीटा। हाँ, मैं इन दोनों स्किल्स को कैसे भूल गया। जैसे ही जाइंट व्हेल की जान जाएगी हम तुरंत काम शुरू करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे और वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि समुद्र के दूसरे जीवों को इसकी गंध मिलते ही यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अंदर से मुझे थोड़ी झिझक भी हो रही थी। जाइंट व्हेल अभी जिंदा था और हम दोनों उसके सामने खड़े होकर पहले से यह योजना बना रहे थे कि उसके मरने के बाद क्या क्या निकालना है। लगभग 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। ऊपर 9 चांद दिखाई दे रहे थे और उनकी रोशनी से समुद्र की सतह चमक रही थी। इंतजार के दौरान मैंने कुछ ट्रेड्स किए। फ्रेश वाटर और ग्रिल्ड फिश के बदले मुझे ढेर सारी चीजें मिल गईं। मैं अभी उन रिसोर्सेज को ठीक से देख भी नहीं पाया था कि लिटिल टर्टल अचानक उत्साहित होकर बोला, जल्दी करो, ये मर गया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह पूरी स्पीड से जाइंट व्हेल के शरीर की तरफ दौड़ पड़ा। समुद्र की तेज हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। जितना पास जाता जाइंट व्हेल का विशाल आकार उतना ही डरावना लगता। मैं उसके सामने एक छोटी सी चींटी जैसा दिखाई दे रहा था। समय बहुत कम था। मैंने तुरंत डायमंड ट्रेजर चेस्ट को स्टोरेज कंटेनर की तरह निकाला, उसे दोनों हाथों से पकड़ा और के ऊपर मैंने डिकम्पोजिशन स्किल और कलेक्शन स्किल का बारी बारी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी उंगलियों से लगातार सफेद रोशनी चमक रही थी और उस विशालकाय गोल्डन कॉर्प्स का हर हिस्सा अलग अलग होकर ट्रेजर चेस्ट में जमा होता जा रहा था। गोल्डन मीट, गोल्डन जूस, गोल्डन बोन्स और गोल्डन विस्कर्स तक सब कुछ अलग अलग कलेक्ट हो रहा था। जैसे ही डायमंड ट्रेजर चेस्ट भरता मैं तुरंत उसे गोल्डन ट्रेजर चेस्ट से बदल देता और उसके भरने के बाद ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट में सामान भरने लगा। मेरे हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे, क्योंकि डर था कि अगर जरा भी देर हुई तो समुद्र के दूसरे जीव यहां पहुंचकर सब कुछ खराब कर देंगे। जब डिकम्पोजिशन गोल्डन कॉर्प्स के पेट वाले हिस्से तक पहुंचा तो वहां से अचानक 2 चीजें बाहर लुढ़क कर आईं। पहली थी एक बेहद शानदार ऑरेंज डायमंड ट्रेजर चेस्ट, लेकिन दूसरी चीज तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी।
उसका पूरा शरीर 7 रंगों की रोशनी से चमक रहा था और उसकी क्वालिटी डायमंड ट्रेजर चेस्ट से भी ज्यादा ऊंची लग रही थी। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने उसे तुरंत अपने पास रख लिया। आखिरकार जब गोल्डन कॉप्स का आखिरी हिस्सा भी कलेक्ट हो गया तो मेरे तीनों बड़े ट्रेजर चेस्ट पूरी तरह भर चुके थे। यहां तक कि एक छोटा सा टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा था। दूर समुद्र की सतह पर अब ढेर सारे मछलियों के पंख नजर आने लगे थे। मैंने तुरंत कहा, चलो लिटिल टर्टल, और वह पलटकर पूरी स्पीड से भागने लगा। उसके पीछे समुद्र में एक लंबी सफेद लहर बनती चली गई। मेरी हालत इतनी खराब थी कि उंगलियों तक हिलाने की ताकत नहीं बची थी। मैं सीधे आउल टेंट में घुसा और गिरते ही सो गया। इस बार नींद इतनी गहरी थी कि जब आंख खुली तो अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। उठते ही शरीर एकदम तरोताजा महसूस हो रहा था। आज न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड का तीसरा दिन था और अब तक लगभग आधा समय बीत चुका था। इसलिए मैंने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। थोड़ा ब्रेड खाया और कल मिली सारी चीजें बाहर निकाल कर रख दी। वेल मीट का ढेर एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। अगर मैं खुद ही इसे खाता रहता तो शायद अगला जन्म भी निकल जाता, इसलिए इसे ट्रेड करके काफी सामान लिया जा सकता था। इसके बाद वेल ऑयल था जिससे बायोफ्यूल बनाया जा सकता था। साथ ही वेल ऑयल, वेल बोन्स, वेल स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स और बोन मैरो जैसी ढेर सारी चीजें अलग अलग रखी थीं। लेकिन सबसे खास चीज आखिरकार मुझे खुद मिल गई, गोल्डन रिवर। इसका आकार लगभग इंसान के सिर जितना बड़ा था और पूरा शरीर पारदर्शी होकर हल्की चमक छोड़ रहा था। लिटिल टर्टल ने उसकी खुशबू महसूस करते ही पानी से बाहर निकाला और उस बड़े गोल्डन रिवर को देखकर उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसके मुंह से लार टपकने वाली हो। मैंने हंसते हुए उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई, लेकिन उसे खिलाने की हिम्मत नहीं हुई और उसे पहले स्टोरेज में रख दिया। आखिर में मेरे सामने दूधिया सफेद रोशनी के छोटे छोटे एनर्जी ऑब्स तैर रहे थे, बिल्कुल छोटे तारों की तरह। ऐसे एनर्जी ऑब्स की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया। बायोलॉजिकल एनर्जी, एक बेहद दुर्लभ एनर्जी सोर्स जो सिर्फ विशाल समुद्री जीवों के शरीर के अंदर मौजूद होती है और उनके मरने के बाद तेजी से गायब हो जाती है। अगर मेरे पास डिकम्पोजिशन स्किल और कलेक्शन स्किल ना होती तो चाहे मुझे इस एनर्जी का पता चल भी जाता, मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ मानसी खा पाता और इसकी असली कोर एनर्जी कभी हासिल नहीं कर पाता। मैंने लिटिल टर्टल से पूछा, अगले लेवल पर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? पैनल पर लिखा था कि अगले लेवल के लिए 500 गोल्डन रिवर चाहिए। मैंने तेजी से हिसाब लगाया। 100 एनर्जी ऑब से 500 गोल्डन रिवर की कीमत पूरी हो सकती थी, यानी एक एनर्जी ऑब 5 गोल्डन रिवर के बराबर था। इसका मतलब साफ था कि ये एनर्जी ऑब्स गोल्डन रिवर से भी ज्यादा कीमती थे। मैं उन एनर्जी ऑब्स को देखता रहा और मेरे दिमाग में एक फैसला बन गया। पहले सोच रहा था कि इन्हें बचाकर रखूंगा, लेकिन फिर समझ आया कि असली ताकत ही सबसे जरूरी है। न्यूबी पीरियड कुछ ही दिनों का था, इसलिए जितनी जल्दी ताकत बढ़ा सकता था उतना बेहतर था। मैंने फैसला किया कि पहले लिटिल टर्टल को लेवल 5 तक पहुंचाऊंगा और बाकी एनर्जी को इमरजेंसी रिजर्व के रूप में बचाकर रखूंगा। न्यूबी पीरियड खत्म होने के बाद अगर कोई बड़ा खतरा आया तो इनसे तुरंत लेवल अप करके जान बचाई जा सकती थी। फैसला होते ही मैंने लिटिल टर्टल को बुलाया, आओ मुंह खोलो। मैंने पहले 100 एनर्जी ऑब्स निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। जैसे ही दूधिया रोशनी वाले एनर्जी ऑब्स उसके पास पहुंचे, वे अपने आप उसके शरीर के अंदर जाने लगे। गर्म सफेद रोशनी ने पूरे लिटिल टर्टल को घेर लिया और उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी पीठ पर मौजूद जमीन भी गोल गोल फैलती चली गई। मैं बीच में खड़ा होकर उस फैलती हुई जमीन को देख रहा था और मेरी आंखें चमक उठीं। इतनी बड़ी जगह में अब मैं कितनी सारी चीजें उगा सकता था। अब मुझे आगे से और ज्यादा सीड्स इकट्ठा करने होंगे। तभी सिस्टम पैनल रिफ्रेश हुआ। लिटिल टर्टल लेवल 4 पर पहुंच चुका था और अगले लेवल के लिए 1000 गोल्डन रिवर या उतनी ही कीमत की एनर्जी चाहिए थी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और 200 एनर्जी ऑब्स और निकालकर उसे। फिर मेरे मन में स्टोरेज फंक्शन को लेकर एक और विचार आया। अगर लिटिल टर्टल को स्टोरेज में रखा जा सकता है तो शायद भविष्य में उसे बाहर निकालकर अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना बड़ा समुद्र है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेचुरल आइलैंड्स भी होंगी। आगे चलकर यह एबिलिटी बहुत काम आएगी। और अगर लिटिल टर्टल को चोट लगने के बाद स्टोरेज में रखकर ठीक किया जा सकता है तो इसका मतलब यह भी है कि भविष्य में खतरे और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। दूसरे लोगों के राफ्ट खराब होंगे तो वे मटेरियल से रिपेयर कर लेंगे, लेकिन मेरा लिटिल टर्टल एक जीवित प्राणी है। अगर उसे गंभीर चोट लगी तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए स्टोरेज फंक्शन मेरे लिए एक अतिरिक्त लाइफ सेविंग ऑप्शन के बराबर था। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार आने लगे। सिस्टम ने बताया कि लिटिल टर्टल लेवल 4 पर पहुंच गया है और वह पूरी दुनिया में लेवल 4 हासिल करने वाला पहला प्लेयर है। रिवॉर्ड के तौर पर 2 सेलेक्टेबल वेपन बॉक्सेस, 2 सेलेक्टेबल आइटम बॉक्सेस और वर्ल्ड अनाउंसमेंट की अनुमति मिली। अगर वर्ल्ड अनाउंसमेंट स्वीकार किया गया तो एक अतिरिक्त गोल्डन ट्रेजर चेस्ट भी मिलेगा। इसके तुरंत बाद दूसरा नोटिफिकेशन आया। लिटिल टर्टल अब लेवल 5 पर भी पहुंच गया था और यह भी दुनिया में लेवल 5 हासिल करने वाला पहला प्लेयर था। रिवॉर्ड में 3 सेलेक्टेबल वेपन बॉक्सेस, 3 सेलेक्टेबल आइटम बॉक्सेस और वर्ल्ड अनाउंसमेंट के बाद एक अतिरिक्त गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिलने वाला था। मैंने बिना सोचे दोनों वर्ल्ड अनाउंसमेंट्स को कंफर्म कर दिया। आखिर एक बार अनाउंसमेंट हो ही चुका था तो दोबारा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल 2 गोल्डन वर्ल्ड अनाउंसमेंट्स लगातार पूरे वर्ल्ड चैनल में दिखाई देने लगे और पूरा वर्ल्ड चैनल हंगामे से भर गया। लेकिन मैंने चैट चैनल देखने की जहमत नहीं उठाई। इस समय मेरा पूरा ध्यान मेरे सामने रखे ट्रेजर चेस्ट्स पर था। कुल मिलाकर मेरे सामने 5 सेलेक्टेबल वेपन बॉक्सेस, 5 सेलेक्टेबल आइटम बॉक्सेस, 2 गोल्डन ट्रेजर चेस्ट्स, एक डायमंड ट्रेजर चेस्ट और एक 7 कलर्ड क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट था, यानी पूरे 14 ट्रेजर चेस्ट्स। मैंने सबसे पहले सेलेक्टेबल वेपन बॉक्सेस खोलने शुरू किए। मैंने आर्मर कैटेगरी चुनी और एक पूरी तरह काले रंग का हल्का और शरीर से चिपकने वाला सॉफ्ट आर्मर चुना। यह आर्मर कट और छेदने वाले हमलों से बचा सकता था और दूर से आने वाले क्रॉस बोल्ट्स को भी कुछ हद तक रोक सकता था। सबसे खास बात यह थी कि इसका वजन बहुत कम था। इसे पहनने के बाद ऐसा लगता था जैसे सामान्य कपड़े पहने हों। यह गर्दन और ठुड्डी तक को सुरक्षित रखता था और सिर्फ आंखें बाहर दिखाई देती थीं। इसमें कई पॉकेट्स भी थीं जिससे सामान रखना आसान था। मैंने वहीं आर्मर पहन लिया और हाथ पैर हिलाकर देखा।
ये हल्का भी था और चलने फिरने में कोई परेशानी भी नहीं हो रही थी। इसके बाद मैंने एक जोड़ी वाटरप्रूफ और एंटी स्लिप बूट्स और एक जोड़ी एंटी पंच्योर ग्लव्स भी चुन लिए। अब बचे हुए 2 वेपन बॉक्सेस की बारी थी। मैंने उनमें से एक में एक पोर्टेबल क्रॉसबो चुना, जिसके साथ अपना एरो क्वीवर भी था। दूर से अचानक हमला करने के लिए यह बहुत काम की चीज थी। आखिर में मैंने एक तेज धार वाला खंजर भी चुना, ताकि पास से अपनी रक्षा कर सकूं। इसे आस्तीन के अंदर छिपा दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। 5 वेपन बॉक्सेस चुनने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया, लेकिन मुझे जरा भी थकान नहीं हुई। अब मैंने सिलेक्टेबल आइटम बॉक्सेस खोले और काफी देर तक सोचने के बाद पहला आइटम चुना, हीलिंग वाटर स्टोन। अब मेरा शक पक्का हो गया था कि यह सच में एक पूरी वाटर स्टोन सीरीज है और इसमें एक और सदस्य जुड़ चुका था। इसके बाद मैंने पोटेंशियल सीड चुना। इसे लेने के बाद शरीर की पोटेंशियल क्षमता जागृत हो जाती थी और जब तक इंसान की मौके पर मौत न हो तब तक धीरे धीरे ठीक होने की क्षमता बनी रहती थी। फिर मैंने अल्केमिस्ट वर्कबेंच चुना। आगे अगर कोई रेसिपी मिली तो मैं खुद ही पोषण तैयार कर सकता था। इसके बाद मैंने एक्सप्लोरेशन मेडल चुना, जो आसपास मौजूद रिसोर्सेज की लोकेशन का पता लगा सकता था और पास के आइलैंड्स की दिशा भी बता सकता था। आखिरी आइटम था कलरफुल मरमेड टेल नेकलेस। इसे पहनने के बाद मैं पानी के अंदर पूरे आधे घंटे तक बिना सांस लिए रह सकता था और सभी मछलियां मुझे अपने ही समूह का हिस्सा समझेंगी, यानी वे मुझ पर खुद से हमला नहीं करेंगी। सच कहूं तो आइटम्स चुनने में वेपन से भी ज्यादा समय लगा। पूरे 3 घंटे से ज्यादा समय के बाद आखिरकार 5 बॉक्सेस चुन लिए। 10 सेलेक्टेबल बॉक्सेस का काम पूरा हुआ तो मैंने राहत की सांस ली और अब बचे हुए 4 ट्रेजर चेस्ट की तरफ देखा। सबसे पहले दोनों गोल्डन ट्रेजर चेस्ट खोलकर शुरुआत की। पहले चेस्ट को खोलते ही 3 चीजें बाहर आईं। पहली थी सीड्स का एक बड़ा गिफ्ट पैक, जिसमें 10 तरह की वेजिटेबल सीड्स और 10 तरह की फ्रूट सीड्स थीं। खेती के लिए मुझे वैसे भी सीड्स चाहिए थे, इसलिए ये मेरे लिए बिल्कुल सही समय पर मिला। दूसरी चीज थी लिविंग वर्कशॉप ब्लूप्रिंट, जिसे अपग्रेड करके बनाया जा सकता था और इसका लेवल जितना ऊंचा होगा उतनी ही ज्यादा तरह की चीजें बनाई जा सकेंगी। तीसरी चीज थी सीजनिंग प्रोडक्शन वर्कशॉप ब्लूप्रिंट। इसमें रॉ मटेरियल्स डालने पर अपने आप सीजनिंग तैयार हो सकती थी। खासकर सॉल्ट मेरे लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि लंबे समय तक सॉल्ट न खाने से शरीर कमजोर पड़ सकता था। समुद्र के बीच साफ और खाने योग्य सॉल्ट पाना आसान नहीं था, लेकिन इस वर्कशॉप के जरिए सीधे समुद्र का पानी डालकर फाइन सॉल्ट तैयार किया जा सकता था, यानी अब सॉल्ट की कमी कभी नहीं होगी। दूसरे गोल्डन ट्रेजर चेस्ट से एक स्किल बुक निकली, वाटर कंट्रोल स्किल। इसके जरिए पानी की धार को नियंत्रित करके अटैक और डिफेंस दोनों किए जा सकते थे और इसकी पावर मेरी अपनी ताकत बढ़ने के साथ साथ और मजबूत होती जाएगी। आखिरकार मुझे एक असली अटैक स्किल मिल ही गई। अब अगर सामने कोई सी मॉन्स्टर आया तो हर बार प्रोटेक्टिव शील्ड के पीछे छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसी समय स्किल सीख ली और तुरंत मेरे दिमाग में इसकी पूरी जानकारी की एक लहर दौड़ गई। दोनों गोल्डन ट्रेजर चेस्ट ने तो शुरुआत ही शानदार कर दी थी। अब मैंने डायमंड ट्रेजर चेस्ट खोला, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक मुट्ठी जितना बड़ा सफेद क्लाउड था। वह नरम सा बादल बाहर निकला और मेरे सिर के ऊपर एक चक्कर लगाने लगा। सिस्टम ने बताया, इलेक्ट्रिक क्लाउड, एक स्पेशल आइटम जिसकी असली क्षमता मुझे खुद खोजनी होगी। सिस्टम खुद कह रहा था कि इसे एक्सप्लोर करो, तो साफ था कि यह कोई साधारण आइटम नहीं है। मैंने उसे पहले स्टोरेज में रख लिया और बाद में आराम से इसकी पावर समझने का फैसला किया। अब आखिर में बचा था सबसे ऊंची क्वालिटी वाला 7 कलर्ड क्रिस्टल ट्रेजर चेस्ट। मैंने गहरी सांस ली और उसका ढक्कन उठाया। अचानक 7 रंगों की चमकदार रोशनी बाहर फूट पड़ी और इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए मेरी आंखें भी खुल नहीं पा रही थीं। रोशनी शांत हुई तो अंदर 2 चीजें रखी थीं। पहली थी मोटी मोटी कार्ड्स का एक पूरा सेट, एनवायरमेंट कार्ड्स। इन्हें लिटिल टर्टल में इंटीग्रेट करने के बाद अलग अलग एनवायरमेंट और लैंडस्केप्स बनाए जा सकते थे, जैसे माउंटेन्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट्स और डेजर्ट्स। कुल 20 तरह के एनवायरमेंट्स थे और इनके इस्तेमाल की कोई लिमिट भी नहीं थी। यानी भविष्य में जब मेरा टेरिटरी काफी बड़ा हो जाएगा तो मैं अपनी इच्छा से जैसा चाहूं वैसा लैंडस्केप बना सकता था। लेकिन अभी तो न्यूबी पीरियड का सिर्फ तीसरा दिन था और करने के लिए बहुत सारे काम बाकी थे, इसलिए मैंने उसे भी फिलहाल सुरक्षित रख लिया। दूसरी चीज थी एक चमकदार लाल रंग की ऑर्ब। उसकी सतह पर छोटी छोटी फ्लेम्स लगातार जल रही थीं। जैसे ही मैंने उसे उठाया, हाथ में हल्की गर्माहट महसूस हुई। यह थी फायर स्पिरिट पर्ल, 5 एलिमेंट्स स्पिरिट पर्ल्स में से एक। इसमें बेहद शक्तिशाली फायर एनर्जी मौजूद थी। इसे लिटिल टर्टल में इंटीग्रेट करने के बाद पूरे क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता था और फायर एट्रीब्यूट की पावर भी बढ़ सकती थी। अब मेरे पास अर्थ स्पिरिट पर्ल, फायर स्पिरिट पर्ल, वाटर स्टोन और वुड स्टोन थे। जितना मैंने सोचा था, यह पूरी सीरीज उससे कहीं ज्यादा बड़ी निकली। मैंने फायर स्पिरिट पर्ल को तुरंत इंटीग्रेट कर दिया। वह एक लाल रोशनी में बदलकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन में समा गई। अगले ही पल पैरों के नीचे से गर्माहट पूरे शरीर में फैलने लगी। शरीर में मौजूद समुद्र की नमी जैसे पूरी तरह गायब हो गई और हवा भी पहले से ज्यादा सूखी और आरामदायक लगने लगी। अब रात में सोते समय ठंड और नमी की परेशानी भी नहीं होगी। आखिरकार मेरा सारा काम पूरा हुआ। जब मैंने समय देखा तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने प्राइवेट मैसेजेस खोले और आज पकड़ी गई लगभग 100 फिशिंग गन्स को ट्रेड करना शुरू किया। अभी भी मेरी प्राथमिकता गोल्डन बॉक्सेस, ब्लूप्रिंट्स और स्किल बुक्स ही थे, लेकिन सिर्फ एक दिन में ही ट्रेडिंग एरिया का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ लोगों को भी वेपन ब्लूप्रिंट्स मिल चुके थे और वे मेरी तरह उन्हें ऑक्शन में बेचने लगे थे। इसकी वजह से फिशिंग गन्स की कीमत थोड़ी नीचे आ गई थी। वहीं काफी लोगों को गोल्डन बॉक्सेस की असली उपयोगिता समझ आ गई थी, इसलिए उनकी कीमत तेजी से बढ़ने लगी। पहले जहां सिर्फ एक 150 मिलीलीटर फ्रेश वाटर के बदले एक गोल्डन बॉक्स मिल जाता था, अब एक बॉक्स के लिए कम से कम 1 लीटर पानी देना पड़ रहा था। मेरे पास फ्रेश वाटर की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे इस बढ़ती कीमत के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब फ्रेश वाटर का इस्तेमाल सिर्फ बेसिक मटेरियल्स लेने के लिए करूंगा, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन और आइटम क्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा मटेरियल्स खर्च होने वाले थे। गोल्डन बॉक्सेस को लेकर मुझे जल्दी नहीं थी। न्यूबी पीरियड खत्म होने के बाद हीलिंग वाटर स्टोन से मिलने वाले पानी को हीलिंग पोटियन के रूप में बेचकर आसानी से गोल्डन बॉक्सेस हासिल किए जा सकते थे।
ट्रेड खत्म करने के बाद मैंने क्राफ्टिंग पैनल खोला और लिविंग वर्कशॉप तथा सीजनिंग वर्कशॉप दोनों बना दिए। 2 लकड़ी के छोटे छोटे घर खाली जगह पर मजबूती से खड़े हो गए। सबसे पहले मैं सीजनिंग वर्कशॉप के अंदर गया। वहां एक सॉल्ट मेकिंग डिवाइस था। मैंने उसके अंदर थोड़ा समुद्री पानी डाला और कुछ ही देर बाद बाहर से बारीक और सफेद फाइन सॉल्ट निकलने लगा। मैंने थोड़ा सा चक्कर देखा। स्वाद बिल्कुल पहले वाले खाने योग्य सॉल्ट जैसा था। खुशी के मारे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब मुझे बेस्वाद ग्रिल्ड फिश खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीजनिंग वर्कशॉप से निकलकर मैंने सोचा कि पहले लिविंग वर्कशॉप को अपग्रेड करके देखता हूं कि लेवल 2 पर क्या क्या बनाया जा सकता है। जैसे ही मैंने मन में सोचा, स्टोरेज स्पेस में जमा पहाड़ जैसे बेसिक मटेरियल्स बाहर निकलने लगे और लगातार लिविंग वर्कशॉप में जाते रहे। धीरे धीरे लकड़ी का घर बदलकर एक मजबूत स्टोन हाउस बन गया। इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन देखने में पहले से काफी बेहतर और मजबूत लग रहा था। लेवल 2 लिविंग वर्कशॉप में 3 नई क्राफ्टिंग कैटेगरीज अनलॉक हुई, टेंट्स, क्लोथ्स और पूरी तरह के वॉशिंग और हाइजीन प्रोडक्ट्स। समुद्र में कई दिनों से रहने के बाद कौन ऐसा होगा जो साफ कपड़े और पर्सनल